नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। स्टार जीएस हब YouTube का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जीएस जैसे मुद्दों पे बिल्कुल गहनता के साथ अध्ययन कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से जिस विषय का संचालन हम लोग कर रहे थे वो विषय था पॉलिटी, और पॉलिटी में हम लोगों ने संविधान के प्रकार को पढ़ा था। विश्व में हम लोगों ने ये देखा कि संविधान दो रूपों में पाए जा रहे हैं। एक हम लोगों ने पढ़ा फेडरल सिस्टम और दूसरा पढ़ा था यूनिटरी सिस्टम। आज हम लोग देखते हैं कि शासन प्रणाली के आधार पर विश्व जो है वो कितने तरह के शासन प्रणालियों से परिचित है। तो कोई भी देश जो लोकतांत्रिक गतिविधियों का पालन करता है, उस लोकतांत्रिक देश में केवल दो ही तरह की शासन व्यवस्था हो सकती है। या तो उस देश में या तो संसदात्मक शासन प्रणाली होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम, या तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इस मुद्दे पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा शासन प्रणाली के आधार पर देशों के बीच शासन सत्ता के गतिविधियों का संचालन कैसे किया जा रहा है। तो एक लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, मैं यहां लेता हूं फिगर के माध्यम से। लोकतांत्रिक देशों में शासन प्रणाली लोकतांत्रिक देशों में जो शासन प्रणाली है ये दो रूपों में बटी रहती है। एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसको हम लोग कह सकते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था, और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसको हम लोग कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो हम लोग एक चर्चा करेंगे संसदात्मक शासन प्रणाली पर। क्या होता है संसदात्मक शासन प्रणाली? संसदात्मक शासन प्रणाली। और दूसरा हम लोग चर्चा करेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब लोकतंत्र देश में शासन प्रणाली दो ही आधार के हैं, एक पार्लियामेंट्री और एक प्रेसिडेंशियल, तो भारत जैसे देश में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है। पहले हम इन दोनों मुद्दों को देखेंगे हम लोग, फिर हम लोग देखेंगे कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश इन शासन प्रणालियों के दो रूपों में किस रूप से अवगत है या किस रूप में अपने सत्ता का संचालन करता है। तो भारत जैसा जो देश है, विशेष करके हम लोगों का चर्चा उसी पे चलेगा। उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस संसदात्मक शासन प्रणाली की अवधारणा कहाँ से पनप रही है और इस अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अवधारणा कहाँ से पनप रही है। पहले हम लोग विश्व स्तर पे देखते हैं कि जननी के रूप में आने वाला कौन सा लोकतांत्रिक देश है जो संसदात्मक शासन प्रणाली को उपजा रहा है, और कौन सा ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के रूप में काम कर रहा है। इन मुद्दों पे चर्चा करते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं संसदात्मक जो शासन प्रणाली है, ये संसदात्मक शासन प्रणाली स्पेशल ब्रिटेन देश की उपज है। यानी कह सकते हैं कि भारत जैसा जो लोकतांत्रिक देश है, वो भारत जैसा लोकतांत्रिक देश अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को न अपना करके संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। जिस संसदात्मक शासन प्रणाली को भारत देश अपनाया है, वो भारत देश इस संसदात्मक शासन प्रणाली को ब्रिटेन देश से लेकर आया है। यानी कि कह सकते हैं कि संसदात्मक शासन प्रणाली जो है ये संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। यानी भारत में पहला जो हम लोगों का इसमें पॉइंट बनेगा, भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है।
अब ब्रिटेन से लिया गया है, तो इस संसदीय व्यवस्था की क्या ऐसी खासियत है? तो जो संसदात्मक शासन प्रणाली होता है, हम लोगों ने इसके पहले जो पढ़ा था संविधान के रूपों को, तो हम लोगों ने ये देखा भारत फेडरल और यूनिटरी दोनों सिस्टम का पालन कर रहा है। तो भारत देश में जो विधायिका है वो दो रूपों में मिलती है। एक सर्वोच्च शिखर पे मिलती है जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार कहते हैं, और एक उससे निम्न स्तर पे होती है या उसके नीचे होती है जिसको हम लोग कहते हैं राज्य विधायिका या राज्य कार्यपालिका या राज्य न्यायपालिका, यानी कि राज्य सरकार के रूप में जानते हैं। तो केंद्र और राज्य सरकार जब दो रूपों में विभक्त किया गया है, तो केंद्र और राज्य सरकार होने के नाते इस संसदीय शासन प्रणाली को लागू करने के लिए केंद्र को अलग रूप में और राज्य को अलग रूप में अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों का अगर उल्लेख हम लोग करेंगे तो केंद्रीय स्तर पे हम लोगों को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75, और राज्य स्तर पे हम लोग अगर देखेंगे तो राज्य स्तर पे संविधान का अनुच्छेद 163 और 64 इसके बारे में उपबंध करता है कि संसदात्मक शासन प्रणाली की अवधारणा में भारत देश किस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन संविधान के अनुसार करता है। तो हम लोग देखते हैं कि संसदात्मक शासन प्रणाली में जो भारत है, भारत इस संसदीय व्यवस्था को कहां से लेके आ रहा है? तो ब्रिटेन से लेके आ रहा है। अब इस संसदीय व्यवस्था की खासियत क्या है? तो सरकार के जो 3 अंग हम लोग देखते हैं, एक कार्यपालिका, एक विधायिका, एक न्यायपालिका। तो स्पेशल जो विधायिका होती है वो राष्ट्र को संचालित करने के लिए कानून का एक खाका तैयार करती है। कार्यपालिका क्या करती है? उस खाका पर मोहर मारती है या सहमति देती है और कानून को पूरे राष्ट्र में लागू करती है। न्यायपालिका क्या करती है? विधायिका द्वारा बनाए गए विधेयक या कार्यपालिका द्वारा लागू करने में अगर किसी भी प्रकार से संविधान में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द घोषित कर देती है। तो न्यायपालिका को अलग थलग रखते हुए जो कार्यपालिका होती है कानून को लागू कराने वाली, और जो विधायिका होती है कानून की खाका तैयार करने वाले, इन दोनों के बीच समन्वय दिखाई देता है संसदात्मक शासन प्रणाली में। यानी एक भाषा में हम ये कह सकते हैं कि संसदात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो 2 रूपों में दिखाई देती है। एक वास्तविक रूप में होती है और एक नाम मात्र रूप में होती है। यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कार्यपालिका के 2 रूप होते हैं, 2 रूप होते हैं। तो ये 2 रूप कौन कौन से हैं? एक हम लोग जानेंगे, एक होता है कार्यपालिका, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका, और दूसरा जो होता है वो होता है वास्तविक कार्यपालिका। दूसरा जो होता है वो होता है वास्तविक कार्यपालिका। जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है इसका प्रमुख पदाधिकारी जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। यहाँ राष्ट्रपति होता है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेखित किया गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख जो होगा वो राष्ट्रपति होगा और वह अपने कार्यपालिका शक्ति का निर्वहन या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करा सकता। वैसे वास्तविक कार्यपालिका जो होती है, इस वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो मंत्री परिषद होता है। मंत्री परिषद होता है, और मंत्री परिषद यानी कि मंत्री परिषद के साथ साथ हम यहाँ पीएम भी लिख सकते हैं, क्योंकि मंत्री परिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वो पीएम बनता है, यानी कि मंत्री परिषद और पीएम के हाथों में कह सकते हैं वास्तविक कार्यपालिका समाहित होती है। अब एक बात आप देखिए, यहाँ हम लोगों को गौर करने वाली बात ये होगी कि राष्ट्र का सबसे प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है? तो सबसे प्रमुख जो पदाधिकारी होता है ये राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए चलता है तो राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74(1) से वो सलाह लेने पहुंचेगा और सलाह लेता है वो मंत्री परिषद से। यानी बिना मंत्री परिषद के सलाह से राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कर सकता है। केवल वह स्वयं विवेक की जो उसकी शक्ति निर्धारित की गई है उसको छोड़कर वो कोई भी काम मंत्री परिषद के बिना पूछे नहीं कर सकता। राष्ट्रपति पढ़ते समय हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी उसकी स्वयं विवेक की शक्तियां हैं और किस परिस्थिति में उसको शक्ति वो प्राप्त हो जाते हैं। राष्ट्रपति अपने कर्तव्य के निर्वहन करने से पूर्व सलाह लेने जा रहा मंत्री परिषद से, और मंत्री परिषद जो होता है ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। और लोकसभा में जो देखा जाता है, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो सरकार बनाता है। यानी कि लोकसभा में जो बहुमत दल प्राप्त करता है वो सरकार बनाता है। तो बहुमत दल प्राप्त करने वाला सरकार बनाता है, और बहुमत दल प्राप्त करने वाला जब सरकार बनाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं पीएम। यानी कि हम लोगों को एक बात प्रूफ हो गया कि कार्यपालिका के जो दो रूप हैं, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक, ये वास्तव में दो रूप में होंगे। ये भले राष्ट्रपति सारे शक्ति का मालिक हो जा रहा है, लेकिन ये नाम मात्र का काम कर रहा है, क्योंकि ये अपने कामों को करने के पहले जा रहा है किसी व्यक्ति से सलाह लेने, किसी संस्था से सलाह लेने, मीन्स मंत्री परिषद से। ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के में बहुमत दल प्राप्त करने वाला व्यक्ति सरकार बनाता है। यानी कि ये बात क्लियर हो गया कि वास्तविक शक्ति जो होगा, ये वास्तविक शक्ति इसी के हाथ में निहित होगा। यानी कि ये राष्ट्रपति जो है ये कार्यपालिका का प्रमुख है, और मंत्री परिषद पीएम जो है ये विधायिका के प्रमुख है। तो एक बात ये तय हो जा रहा है कि कार्यपालिका जब भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तो विधायिका के सलाह का बगैर नहीं कर सकता। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कार्यपालिका अपने कर्तव्य नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अगला जो हम लोगों का तीसरा है संसदात्मक शासन प्रणाली की बात हम लोगों को जानना है, वो ये जानना है कि विधायिका कार्यपालिका अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये कैसे प्रूफ हो रहा है? कार्यपालिका का सबसे प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपने कर्तव्य निर्वहन से पूर्व किससे सलाह लेने जा रहा है? मंत्री परिषद से। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या करता है? सरकार बनाता है। तभी तो लोकतंत्र की अवधारणा पूरा होगा। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र की अवधारणा में जनता के द्वारा बनाया गया प्रतिनिधि ही जनता के ऊपर शासन कर रहे, जनता खुद अपने ऊपर शासन करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग राष्ट्रपति जो नाम मात्र की कार्यपालिका है, ये नाम मात्र की कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका से सहमति लेने के लिए चल रहा है। और ये जो वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद के रूप में है, ये वास्तविक कार्यपालिका भी स्वयं डिसीजन नहीं देता है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और लोकसभा में जो सरकार बनाने वाला व्यक्ति होता है वो बहुमत दल का नेता होता है। यानी कि यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, कार्यपालिका के अंग हैं, लेकिन यहाँ विधायिका भी समाहित हो गई। यानी कि कार्यपालिका जब भी अपना काम करेगी, चाहे नाम मात्र की कार्यपालिका हो चाहे वास्तविक कार्यपालिका हो, ये जब भी अपना काम करेगी, ये काम करने से पहले क्या करेगी? ये विधायिका से जरूर विचार विमर्श करेगी। तो तीसरी बात हम लोगों की संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या प्रूफ होता है? कार्यपालिका अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए वो विधायिका के प्रति क्या होगी? उत्तरदायी होगी। विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। चौथी बात इसमें हम लोग ये देखेंगे, यानी कि जो सामूहिक उत्तरदायित्व की बात हो रही है, सामूहिक उत्तरदायित्व की जो बातें चल रही है, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात लोकसभा के प्रति चल रही है। तो लोकसभा जो होता है, संसदात्मक शासन प्रणाली में जो लोकसभा होता है, ये लोकसभा अस्थायी नहीं होता।
लोकसभा को हम लोग बोलते हैं निम्न सदन, और निम्न सदन जो होता है वो अस्थायी होता है। सरकार भले एक मानक तौर पर लोकसभा में 5 वर्ष के लिए निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 5 वर्ष तक कार्यरत रहेंगे ही। उससे पहले भी उनको भंग किया जा सकता है, सरकार को गिराया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव लाकर गिराया जा सकता है। तमाम सारी ऐसी प्रक्रिया होती है। किसी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आएगी, सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव ला करके, या सरकार गठबंधन की होगी, गठबंधन टूट सकती है। किसी भी तरह लोकसभा को हम विघटित कर सकते हैं। यानी कि इसमें अगली बात संसदात्मक शासन प्रणाली की जो अगली बात हम लोग को जानना है वो ये जानना है कि संसदात्मक शासन प्रणाली में लोकसभा का विघटन होता है, विघटन होता है। फिर इसके बाद हम लोग संसदात्मक शासन प्रणाली की जो अगली बात जानेंगे वो ये जानेंगे कि लोकसभा का जब विघटन होता है तो लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, सरकार बना रहा। इसका मतलब ये हुआ कि बहुमत दल प्राप्त व्यक्ति भले सरकार बना रहा है, लेकिन सदन का जब विघटन कर दिया जा रहा है, मीन्स सरकार को किसी भी समय गिराया जा सकता है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में हम लोगों को कुछ ऐसे जानना है बातों को। संसदात्मक शासन प्रणाली में इसी प्रणाली को हम लोग क्या करते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से मैच कराते हैं और देखते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या क्या ऐसी बातें हैं जो संसदात्मक शासन प्रणाली से भिन्न है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की सबसे बढ़िया उदाहरण अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे बढ़िया उदाहरण हम लोगों को दिखाई देता है यूएसए। सबसे अच्छा उदाहरण जो दिखाई देता है हम लोगों को, यहाँ हम लोगों ने संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या रखा, ब्रिटेन रखा। तो यहाँ हम लोगों को लिखना होगा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, शासन प्रणाली का प्रचलन यूएसए में है। यानी कि पहली बार अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जो अवधारणा हम लोगों को कहाँ दिखाई दे रही है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये यूएसए से दिखाई दे रही है। तो यहाँ की सिस्टम कैसे चलते हैं, यहाँ जितनी सारी बातें हम लोग पढ़े हैं उन सारी बातों को यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मैच कराते चलेंगे। इसी के कुछ भिन्नतम रूप यहाँ दिखाई देंगे हम लोगों को। तो कैसे हम लोगों को करना है, इसमें हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ पे भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से है, तो भारत में तो संसदीय अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं, लेकिन ये जानना हम लोगों को कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किस देश में सर्वाधिक प्रचलन के रूप में जाने गए, तो यूएसए हम लोगों को जानना है। यहाँ हम लोग देखें संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के 2 रूप हैं, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के 2 रूप नहीं होते हैं। कार्यपालिका जो होती है वो एक ही होती है, कार्यपालिका एक होगा, कार्यपालिका एक होगा। इसका क्या तात्पर्य निकल रहा है, इसका मतलब ये है कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है वो एक ही होती है और इसका जो प्रमुख पदाधिकारी होता है वो होता है राष्ट्रपति, वो होता है राष्ट्रपति। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जितने सारे मंत्री होंगे वो सारे मंत्री संसद के सदस्य हों, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे जितने सारे मंत्री होंगे, यहाँ मंत्री परिषद में वो टोटल संसद के सदस्य होने ही चाहिए, और अगर नहीं है तो उन्हें 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता को स्वीकार करना ही पड़ेगा, वरना उनको मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसा संसदात्मक शासन प्रणाली में भारत जैसे देश के संविधान में नियम है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका एक ही होगा और उस कार्यपालिका को जो सबसे सर्वोच्च शिखर पे बैठा हुआ शख्स होता है वो राष्ट्रपति होता है। और जरूरी नहीं होता है कि इसके कार्यपालिका के जितने सारे सदस्य होंगे वो सारे सदस्य उसके संसद के सदस्य हों, या कह सकते हैं अमेरिका में जो कांग्रेस है उस कांग्रेस के सदस्य हों, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कार्यपालिका क्या होगा, एक होगा, और कार्यपालिका का प्रमुख पदाधिकारी यहाँ कौन हो रहा है, राष्ट्रपति हो रहा है। और इसी में एक कदम और हम लोगों को बढ़ना है, ये जानना है कि जरूरी नहीं है
कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य हूं, विधायिका का सदस्य हूं, ये जरूरी नहीं है। तीसरी बात इसमें हम लोगों को क्या देखना है, संसदात्मक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जो तीसरी बात हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कार्यपालिका अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ हम लोग ये जानेंगे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में उत्तरदायित्व तो नहीं देखा जाता, उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। यहाँ कोई उत्तरदायित्व तो किसी के प्रति कोई उत्तरदायित्व की भावना, यानी कार्यपालिका, सपोज करिए कार्यपालिका और विधायिका के बीच बंटवारा दिखाई देता, किसी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व की बात यहाँ नहीं देखी जाती। इसके अलावा हम लोगों को ये देखना है कि जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होता है, इस अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का जो प्रमुख होता है, वो प्रमुख जो होता है, उस प्रमुख का जो कार्यकाल होता है या निर्वाचन होता है वो निश्चित होता है। यानी कि यहाँ हम लोग चौथी बात ये जानेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, यहाँ हम लोगों को ये जानना है, यहाँ ये जानना है राष्ट्रपति या राष्ट्र का प्रमुख यहाँ कह सकते हैं, राष्ट्रपति जो लिखा हूं राष्ट्र का प्रमुख कह सकते हैं। तो यहाँ ये जानना हम लोगों को कि राष्ट्रपति का निश्चित रूप से निर्वाचन होता है, निश्चित रूप से निर्वाचन होता है। और ये जो राष्ट्रपति होता है ये स्पेशल 4 साल के लिए यहाँ नियुक्त किया जाता है, 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। और 4 वर्ष के पूर्व इसे किसी कीमत पे नहीं हटा सकते जब तक कि इसके ऊपर महाभियोग जारी ना किया जाए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं देखा जाता है, यहाँ सरकार को किसी भी समय विघटित कर दिया जा सकता है। अगर सदन में अविश्वास प्रस्ताव आता है तो भी सदन से विघटित कर निष्कासित कर दिया जाता है सरकार को, और सदन वही भंग हो जाती है, सरकार गिर जाती है। पुनः सरकार को बनाने का प्रावधान भी संविधान में किया गया है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में हम लोगों को क्या क्या देखना है, संसदीय व्यवस्था, ये ब्रिटेन से हम लोग लेके आए। कार्यपालिका का यहाँ 2 रूप होगा, एक नाम मात्र का, एक वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी, वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद में निहित होगी। फिर हम लोग को यह जानना है कि कार्यपालिका अपने नीतियों और कार्यों का जब संचालन करता है तो विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होके करता है। फिर हम लोग को यह जानना है कि लोकसभा का यहाँ विघटन हो जाता है संसदात्मक शासन प्रणाली में। सरकार जो होती है वो अस्थायी नहीं होती है, अस्थायी रूप से होती है। एक बार सरकार बन गई तो जरूरी नहीं है कि वो 5 साल तक कार्यरत ही रहेगी, 5 वर्ष से पूर्व भी सरकार को गिराया जा सकता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे ज्यादा प्रचलन हम लोग यूएस से देखे, और यहाँ पे जो कार्यपालिका होगी यहाँ 2 थी तो यहाँ एक ही होगा, और उसका प्रमुख पदाधिकारी राष्ट्रपति दिख रहा है। और जरूरी नहीं है कि यहाँ कार्यपालिका का जो सदस्य होंगे विधायिका के सदस्य हों, यहाँ जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ जरूरी होता है। और उत्तरदायित्व तो यहाँ नहीं होता, यहाँ उत्तरदायित्व की बात होती है। और यहाँ राष्ट्रपति का निश्चित रूप से निर्वाचन होता है, वो 4 साल के लिए बन गया तो 4 साल के लिए रहेगा, लेकिन यहाँ निश्चित नहीं होता है। एक बार सरकार बन गई तो बीच में सरकार गिर सकती है, ऐसा है व्यवस्था। अब हम लोग देखते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, इन मुद्दों पे चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। पहले हम लोग देखते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली के गुण कौन कौन से हैं। तो पहले इसके गुण पे चर्चा करते हैं, यानी कि ये किस तरह से लाभान्वित कर सकता है। फिर इसके दोष को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये जानना है कि संसदात्मक शासन प्रणाली जो है इसमें कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य सामंजस्य, यानी दोनों के बीच सामंजस्य देखा जाता। अब ये बताइए, अगर कार्यपालिका और विधायिका दोनों मिल के काम करेंगी तो दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होंगी।
तो जब दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होंगी तो एक उत्तरदायी सरकार का भी तो गठन होगा। यानी कि इसकी दूसरी बात यह है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था का गुण दूसरा अगर देखेंगे हम लोग तो ये देखेंगे कि यहाँ उत्तरदायी सरकार मिलेगा हम लोगों को। अब सरकार ही जब रिस्पॉन्सिबल है, सरकार जब रिस्पॉन्सिबल है तो सरकार रिस्पॉन्सिबल होकर के क्या करेगी? सरकार अगर रिस्पॉन्सिबल हो गई तो सरकार अवैतनिक गतिविधियों को करने से बचेगी। इसलिए बचेगी क्योंकि उसको पता है कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमारे विरोध में आवाज उठाए जा सकते हैं, सरकार गिराए जा सकते हैं और वैकल्पिक सरकार बनाए जा सकते हैं। क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था का एक और गुण होता है, यहाँ पे वैकल्पिक सरकार बनाने का प्रावधान होता है। यानी कि वैकल्पिक सरकार बनाने का प्रावधान। तो वैकल्पिक सरकार यहाँ बन सकती है। इसलिए वैकल्पिक सरकार का तात्पर्य यह है कि सरकार अगर बीच में गिर गई तो बहुमत गठबंधन सरकार के द्वारा भी हम मध्यावधि चुनाव करा करके भी सरकार बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार सरकार बन गई तो 5 साल तक कितना खुरापात करता रहे, वही शासन चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा सरकार अगर संविधान का वैतनिक गतिविधियों का प्रयोग कर रही है तो सरकार को ऑन द स्पॉट हटाया जा सकता है, ऐसा संविधान में प्रावधान है। तो वैकल्पिक यहाँ सरकार बनाने का प्रावधान किया गया। इस वैकल्पिक सरकार होने के नाते क्या करेगी? सरकार उत्तरदायी रहेगी और सरकार उत्तरदायी रहेगी तो सरकार एक और गलती क्या नहीं करेगी? सरकार को इतना डर रहेगा कि सरकार कोई संविधान के विरोध में काम न करे जो लोकतंत्र की अवधारणा का हनन करे, ऐसा नहीं करेगी। इसीलिए जनता को और राष्ट्र को एक चीज से बचना पड़ जाता है और वो ये है कि निरंकुश जो शासन व्यवस्था होता है उस निरंकुश शासन व्यवस्था का भय नहीं रहता। यानी कि संसदात्मक शासन प्रणाली में निरंकुश शासन व्यवस्था का भय नहीं रहता है। ये तो रहे संसदात्मक शासन प्रणाली के कुछ गुण, लेकिन इसके दोष भी हैं। इस संसदात्मक शासन प्रणाली के कुछ दोष भी हैं। तो दोष क्या है संसदात्मक शासन प्रणाली के? सबसे पहली दोष तो यह है कि सरकार जो होता है वो अस्थायी होता है। सरकार अस्थायी होता है। अस्थायी सरकार तो है नहीं, अस्थायी है, क्योंकि लोकसभा का विघटन कर दिया जा रहा है। लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त करने वाला व्यक्ति को पीएम बनाया जा रहा है। सरकार बनने वाला जो व्यक्ति वो खुद अस्थायी है, उसको हटाया जा सकता है। कोई भी गलती अगर करता तो उसको गद्दी से हटा दिया जा सकता है। यानी कि सरकार अस्थायी। सरकार अगर अस्थायी रहेगी संसदात्मक शासन प्रणाली में तो ये बताइए, सरकार अस्थायी रहेगी, सरकार अगर गिर रही है तो फिर सरकार बनाने में बहुत ज्यादा तंत्र व्यवस्था को इकट्ठा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पूंजी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सरकार अगर ऐसे बार बार गिरती रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम डिस्टर्ब होता रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर अगर डिस्टर्ब हो रहा तो शासन और प्रशासन के बीच समन्वय नहीं हो पाएगा। जब शासन और प्रशासन के बीच समन्वय नहीं हो पाएगा तो जनता के बीच अराजक तत्व पैदा होंगे। जनता के बीच जब अराजक तत्व पैदा होंगे तो जनता के बीच अराजक तत्व तमाम सारे हिंसक दंगे और सांप्रदायिक दंगों का उदय कर सकते हैं और इससे हमारे लोकतंत्र की अवधारणा, राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए संसदात्मक शासन प्रणाली एक तरह से घातक साबित हो रहा है। ये सरकार अस्थायी सरकार यहाँ होती है। दूसरी बात, संसदात्मक शासन प्रणाली में हम लोग दूसरी दोष ये देखेंगे कि यहाँ सरकार जब अस्थायी है तो यहाँ जितने सारे नीति होते हैं वो नीतियां जो होती हैं वो भी अस्थायी ही होती हैं या अनिश्चित होती हैं। यानी कि जो नीतियां होती हैं, जो नियमें होती हैं, वो नीति और नियम अनिश्चित होती हैं। तो नीति नियम अनिश्चित का क्या मतलब? नीतियां एवं नियमें अनिश्चित होती हैं। अनिश्चित का तात्पर्य क्या है? अनिश्चित होती है। अनिश्चित का तात्पर्य यह है कि संसदात्मक शासन प्रणाली में शासन की बागडोर चलाने वाला सरकार अगर गिर जाता है और नई सरकार बन के चली आती है तो नई सरकार क्या करती है? उसका पिछले वाले कानून को हटाएगी और अपने हिसाब से एक नए कानून का निर्माण करती है। तो नीति और नियम निश्चित नहीं होते। आज कुछ और कानून बन गया, कल कोई और कानून बन जाएगा, परसों कोई और कानून बन जाएगा। यानी ये कई इंटेंशन को पूरा करने के लिए 1000 तरह के कानून बनाए जाएंगे।
तो ये सरकार को एक तरह से कमजोर करता चला जाएगा। इसलिए संसदात्मक शासन व्यवस्था की ये दूसरी कमियां हैं। तीसरी कमियां क्या है संसदात्मक शासन व्यवस्था की? तो जो तीसरी कमी है संसदात्मक शासन व्यवस्था की वो ये है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होता है, उस सेपरेशन ऑफ पावर से ये मेल नहीं खाता है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में ये कहा गया है कि जो कार्यपालिका, जो विधायिका, जो न्यायपालिका है, तीनों अलग अलग काम करें, तीनों के काम में कोई गतिरोध उत्पन्न करने ना जाए। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है, उस सेपरेशन ऑफ पावर का यहाँ पे सही ढंग से संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कार्यपालिका और विधायिका दोनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। यानी कि कार्यपालिका के सदस्य ही क्या हो जा रहे हैं, विधायिका के सदस्य बन जा रहे हैं, विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य बन जा रहे हैं, मंत्री संतरी बन जा रहे हैं। तो यहाँ क्या करना हम लोगों को, तीसरी जो इसकी कमी है वो ये है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या सेपरेशन ऑफ पावर, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत से मेल नहीं खाता। ये रहे संसदात्मक शासन प्रणाली के कुछ लाभ और कुछ हानियां। ऐसे हम लोग देखते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या इसकी समस्याएं हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है, सेपरेशन ऑफ पावर, इस सेपरेशन ऑफ पावर को ये क्या करता है, इसी पर आधारित ये व्यवस्था चलती है। तो सेपरेशन ऑफ पावर पर आधारित व्यवस्था है। पहली बात तो ये जानना हम लोगों को, आधारित है। जब सेपरेशन ऑफ पावर पे आधारित होगा तो ये जरूर, ये जाहिर सी बात है कि कार्यपालिका अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी, विधायिका अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी, न्यायपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। कोई किसी के बीच मतभेद पैदा नहीं करने जाएगा, और जब मतभेद पैदा नहीं कर पाएगा तो एक चीज और साबित होता है, दूसरा जो फायदे के रूप में आएगा वो ये है कि यहाँ दल बदल का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दिया गया, सब अपने अपने काम में मस्त रहेंगे, किसी को किसी के काम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो एक आदमी दूसरे आदमी के बारे जब सोचने का अधिकार संविधान नहीं दे रहा है, तो एक आदमी दूसरे आदमी के बारे में जब सोचेगा नहीं तो उसके खिलाफ कुछ करेगा नहीं, और जब कुछ करेगा नहीं तो एक आदमी एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कोई जाएगा नहीं। यानी कि यहाँ दलबंदी नहीं देखी जाएगी। जो दलबंदी होती है संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होती है, यहाँ दलबंदी देखी जाती है। यहाँ पे जो होगा वो दलबंदी देखा जाएगा, यहाँ देखा जाएगा, यहाँ दल बदल दिए जाएंगे संसदात्मक शासन व्यवस्था, लेकिन यहाँ दलबंदी नहीं होती, दलबंदी नहीं होगी। अब बताइए, सेपरेशन ऑफ पावर, तीनों कार्यपालिका को उसका अधिकार दे दिया गया। विधायिका भैया आप सिर्फ कानून का खाका तैयार करो, कार्यपालिका तुम बस लागू करना, न्यायपालिका तुम बस न्याय देना, सबको अपना अपना ड्यूटी दे दिया गया। तो सब अपने अपने काम में मस्त है, कोई एक दूसरे आदमी से मतलब ही नहीं रख रहा, दल बदलने की कोई सिस्टम ही नहीं चल रही। और जब इतना काम हो जा रहा है तो ये बताइए, जो शासन होगा, शासन, उस शासन में स्थिरता आएगा कि नहीं आएगा? जब हर आदमी अपने काम से काम में ही मतलब रख रहा है, तो जब सब अपने काम से काम में ही मतलब रखेंगे तो राष्ट्र को चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किसी तरह की गतिरोध पैदा नहीं होंगे। और जब गतिरोध पैदा नहीं होंगे तो स्थिरता की भावना देखी जाएगी वहां। यानी कि शासन जो होगा, शासन व्यवस्था में स्थिरता होगा, स्थिरता होगा। अब जब शासन व्यवस्था में स्थिरता होगा तो ये बताइए, राष्ट्र अगर कभी संकट काल में पड़ जाती है तो संकट काल में राष्ट्र के पड़ने से, जब सब कुछ यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर भी है, कोई सब आदमी, हर आदमी अपने अपने काम से मतलब रख रहा, कोई किसी के दल को दलबंदी का काम कर नहीं रहा, शासन व्यवस्था में बिल्कुल स्थिरता, किसी तरह की गतिरोध नहीं है, तो ऐसे राष्ट्र में अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो राष्ट्र अपने आपातकाल की समस्याओं से अच्छे से निपट जाएगा ना। वो अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए काफी सर्वांगीण काम कर लेगा वो, क्योंकि उसके यहाँ सब आदमी अपने अपने काम को करके अपने अपने डिपार्टमेंट को आगे बढ़ा दिए। तो हर डिपार्टमेंट को जब जरूरत तब यूज किया जाएगा। यानी कि अगली जो इसके फायदे की बात है वो ये है कि आपातकाल के समय
में यह उपर्युक्त होगा, यानी कि उपयुक्त होगा। ये तो इसके गुण रहे, लेकिन इसकी भी कुछ दोषें हैं, यहाँ भी कुछ समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सिर्फ लाभ है, यहाँ भी हानियां हैं। यहाँ हानि ये है कि यहाँ कार्यपालिका और विधायिका के बीच कोई सामंजस्य नहीं है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच जब सामंजस्य नहीं है तो एक बात बताइए, विधायिका अगर कानून का खाका बना के देती है, कार्यपालिका उसको लागू ही नहीं करेगी। जब कार्यपालिका उसको लागू नहीं कर रही है तो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का खाका होगा क्या? देश के लिए तो कानून बन ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ क्या होगा, यहाँ जो सिस्टम चलेगा वो एक दूसरे के प्रति जलन की भी बात आ सकती है और उससे राष्ट्र कमजोर हो सकता है ये अच्छा काम करके देना चाह रहा हो राष्ट्र के विकास के लिए, और ये कहे कार्यपालिका कहे यहाँ कि हम उस कानून को लागू नहीं होने देंगे, तो विधायिका कर क्या सकते हैं? यानी कि यहाँ कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य सामंजस्य नहीं है। अब जब कार्यपालिका और कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, सॉरी यहाँ विधायिका लिखेगा, कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य सामंजस्य नहीं है, तो विधायक जरा कानून बना के देता है, कार्यपालिका कहेगा हम नहीं लागू करेंगे। यानी कि दोनों एक दूसरे के विरोध में अगर हो जाएंगे तो राष्ट्र का विनाश होना तय हो जाएगा। इसलिए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की ये बहुत बड़ी कमी है। दूसरी कमी इसकी हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ जो सरकार होती है वो किसी के प्रति उत्तरदायी होती ही नहीं, रिस्पॉन्सिबल होती ही नहीं। तो जब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो सब अपने आप में तानाशाही काम करने लगेंगे, तो तानाशाह को क्या होगा, एक तरह से बढ़ावा मिल जाएगा। यानी कि जो सरकार होगा वो सरकार निरंकुश हो सकता है, इसका डर हमेशा राष्ट्र को बना रहता है। यानी कि दूसरी बात हम लोग इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पे जो होता है अनुत्तरदायी, वहां तो उत्तरदायी था, उत्तरदायी शासन, यहाँ अनुत्तरदायी शासन व्यवस्था देखी जाती है। शासन व्यवस्था, अब जब कोई किसी के प्रति उत्तरदायी ही नहीं, जिसको मन हो वही काम करेगा, तो राष्ट्र कहाँ चल पाएगा, राष्ट्र को चलने में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे इस व्यवस्था का जो तीसरी कमियां वो ये है कि जो सरकार होगा या जो कार्यपालिका होगी, उस कार्यपालिका की निरंकुशता का भय हमेशा राष्ट्र को बना रहेगा। यानी कि अगली बात हम लोग ये जानेंगे कि कार्यपालिका के निरंकुशता का भय रहेगा। कार्यपालिका किसी भी समय कभी भी निरंकुश हो सकती, उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता, रोका नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों के बीच सामंजस्य है ये नहीं है। ये कहता रहे ये नहीं मानेगा, ये कहता रहे ये नहीं मान रहा है, तो समस्याएं पैदा होते जाएंगे और परिणाम भुगतना पड़ेगा राष्ट्र को और राष्ट्र के नागरिकों को। तो हमने आपको एक छोटा सा ये टॉपिक हमारा रहा, लोकतांत्रिक देशों में शासन प्रणाली कैसे चलती है। एक हमने संसदात्मक शासन बताया, दूसरा हमने आपको अध्यक्षात्मक शासन बताया, फिर मैं ये बताया कि संसदात्मक शासन के कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से इसके लाभ है, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न करते हैं, और अध्यक्षात्मक शासन में कौन कौन से लाभदायक चीजें हैं और कौन कौन से तत्व हैं जो समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता को अछूत रखने में। इस प्रकार इस चीजों को आप लोग कवर करते चलिएगा, इस चीज को कवर करते चलिएगा। फिर हम अगली क्लास के साथ मिलते हैं, और आप लोग चैनल के साथ जुड़िए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जहां कोई भी अगर समस्याएं आती हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। लेता हूं आप लोगों से इजाजत।